नमस्कार, गुड मॉर्निंग। एक नई सुबह की शुरुआत के साथ हम हाजिर हैं एक नए तेवर और नए कलेवर के साथ नया सवेरा के इस खास अंक को लेकर। मैं हूं गौरव श्रीवास्तव और मेरे साथ मेरे सहयोगी हैं आंचल गुलाटी कुंबर। शुक्रिया गौरव और सुप्रभात आप सभी को। वीकेंड की शुरुआत आज से हो गई है और एक घंटे में हम जानेंगे देश और दुनिया से जुड़ी तमाम बड़ी खबरें। बात होगी सियासत से जुड़ी हुई, बात होगी प्रधानमंत्री के दौरे को लेकर, बात होगी कारोबार जगत की भी। लेकिन सबसे पहले आइए रुख करते हैं टॉप स्टोरीज यानी कि हेडलाइंस का। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी कर्नाटक, तमिलनाडु, आंध्र प्रदेश और तेलंगाना का करेंगे दौरा। कैंपेगौड़ा अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डे के टर्मिनल 2 का करेंगे उद्घाटन। नाथ प्रभु कैंपेगौड़ा की 108 फुट की प्रतिमा का करेंगे अनावरण। बेंगलुरु में वंदे भारत एक्सप्रेस और भारत गौरव काशी यात्रा ट्रेन को दिखाएंगे हरी झंडी। तमिलनाडु के दौरे पर पीएम मोदी आज डिंडीगुल के पास गांधीग्राम ग्रामीण संस्थान के 36वें दीक्षांत समारोह में होंगे शामिल। संस्थान के छात्रों में पीएम मोदी के दौरे को लेकर जबरदस्त उत्साह। उपराष्ट्रपति जगदीप धनखड़ कंबोडिया दौरे पर आसियान भारत स्मारक शिखर सम्मेलन और 17वें पूर्वी एशिया शिखर सम्मेलन में लेंगे भाग। आसियान भारत संबंधों की 30वीं वर्षगांठ को आसियान भारत मित्रता वर्ष के रूप में जा रहा है मनाया। हिमाचल प्रदेश में सभी 68 विधानसभा सीटों के लिए कल होगा मतदान। 412 प्रत्याशियों की किस्मत का होगा फैसला। शांतिपूर्ण और निष्पक्ष चुनाव सुनिश्चित करने के लिए निर्वाचन आयोग पूरी तरह से तैयार। जम्मू कश्मीर के शोपियां में आतंकी और सुरक्षा बलों के बीच मुठभेड़ जारी। सुरक्षा बलों ने जैश ए मोहम्मद के एक आतंकी को किया ढेर। इलाके में तलाशी अभियान जारी। और रूसी सेना के खैरसान से पीछे हटने के बाद यूक्रेन का बड़ा दावा। 41 बस्तियों को मुक्त कराने के लिए देश के दक्षिण भाग में आगे बढ़ रही है सेना। रूस ने कहा सेना ने शहर से बाहर निकलना किया शुरू, लेकिन प्रक्रिया में अभी लगेगा और समय। एशियाई मुक्केबाजी चैंपियनशिप में आज 5 भारतीय महिला मुक्केबाज फाइनल में स्वर्ण के लिए करेंगी मुकाबला। मुक्केबाज शिव थापा भी पहुंचे फाइनल में। शनिवार को करेंगे उज्बेकिस्तान के अब्दुल्लाव रुस्लान के साथ सामना। और आइए नया सवेरा की शुरुआत करते हैं और सबसे पहले देखते हैं देश भर से कुछ खास खबरें। बिल्कुल, और बात करते हैं प्रधानमंत्री को लेकर। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज से 2 दिन के दौरे पर दक्षिण भारत जा रहे हैं। प्रधानमंत्री आज कर्नाटक और तमिलनाडु के दौरे पर होंगे। शनिवार को प्रधानमंत्री आंध्र प्रदेश और तेलंगाना में होंगे। इस दौरान प्रधानमंत्री इन राज्यों को कई विकास परियोजनाओं की सौगात देंगे। आइए देखते हैं क्या है प्रधानमंत्री के दौरे के अहम बिंदु इस खास रिपोर्ट के जरिए। शुक्रवार को दक्षिण के 2 राज्यों कर्नाटक और तमिलनाडु के दौरे पर पहुंच रहे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी कर्नाटक को विकास परियोजनाओं की सौगात देंगे तो तमिलनाडु में गांधीग्राम ग्रामीण संस्थान के 36वें दीक्षांत समारोह में शामिल होंगे। प्रधानमंत्री सुबह विधान सौध बेंगलुरु में महर्षि वाल्मीकि और संत कवि श्री कनक दास की प्रतिमाओं पर पुष्पांजलि अर्पित करेंगे। इसके बाद वो बेंगलुरु के KSR यानी क्रांतिवीर संगोली रायन्ना रेलवे स्टेशन पर वंदे भारत एक्सप्रेस को हरी झंडी दिखाएंगे। ये देश की 5वीं वंदे भारत एक्सप्रेस ट्रेन होगी और दक्षिण भारत में इस तरह की पहली ट्रेन होगी। इसमें देखिए जो फीचर्स हैं सब इंडिजिनस हैं। ये वाई फ्रेम बोगी है, इसमें एयर स्प्रिंग है और ये जो बड़ा सा डैम्पर आप देख रहे हैं ये इसको यॉ डैम्पर कहते हैं। ये जो वर्टिकल है ये वर्टिकल डैम्पर है, ये यॉ डैम्पर है। ये इस गाड़ी को एक तरह से आप कह सकते हैं क्षमता देता है हायर स्पीड्स पे चलाने की, क्योंकि अगर हंटिंग की प्रवृत्ति होती है तो ये उसको डैम्पन करता है। ये चेन्नई के औद्योगिक केंद्र और बेंगलुरु के टेक एंड स्टार्टअप हब और प्रसिद्ध पर्यटन शहर मैसूर के बीच कनेक्टिविटी को बढ़ाएगी। Vande Mataram is very good concept. Now we are going to Madhya Pradesh. It's take 2 days.
We are traveling in 2 days train means very big loss for us. We need to take leave in office. This economy also loss. 2 days is waste of time. If Vande Matarams come to everywhere, we are going to reach early. जो रेलवे कनेक्टिविटी जो चल रही है अभी बढ़ रही है, हर जगह इलेक्ट्रॉनिक इंजन आ रहे हैं, सब जगह अभी रेलवे कनेक्टिविटी मिल रही है, उसके लिए मैं मोदी जी का बहुत बहुत आभार हूँ। प्रधानमंत्री भारत गौरव काशी यात्रा ट्रेन को भी हरी झंडी दिखाएंगे। भारत गौरव योजना के तहत इस ट्रेन को चलाने वाला कर्नाटक पहला राज्य है जिसमें कर्नाटक सरकार और रेल मंत्रालय मिलकर कर्नाटक से तीर्थयात्रियों को काशी भेजने के लिए काम कर रहे हैं। तीर्थ यात्रियों को काशी, अयोध्या और प्रयागराज जाने के लिए आरामदायक प्रवास और मार्गदर्शन प्रदान किया जाएगा। प्रधानमंत्री बेंगलुरु में केम्पेगौड़ा अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डे के टर्मिनल 2 का उद्घाटन करेंगे। यह टर्मिनल इस हवाई अड्डे की यात्री क्षमता को लगभग 2.5 करोड़ की मौजूदा क्षमता से दोगुना करके 5 से 6 करोड़ यात्री प्रतिवर्ष कर देगा। टर्मिनल 2 को बेंगलुरु की गार्डन सिटी के प्रति एक ट्रिब्यूट के तौर पर डिजाइन किया गया है और इसके यात्री अनुभव को बगीचे में टहलने जैसा बनाने का उद्देश्य है। यहाँ 10,000 से अधिक वर्ग मीटर की हरी दीवारों, हैंगिंग गार्डन और बाहरी उद्यानों में से गुजरेंगे। टर्मिनल 2 दुनिया का ऐसा बड़ा टर्मिनल होगा जिसका परिचालन शुरू होने से पहले ही उसे यूएस GBC यानी ग्रीन बिल्डिंग काउंसिल द्वारा पूर्व प्रमाणित प्लेटिनम रेटिंग प्राप्त हो गई है। नवरस की थीम टर्मिनल 2 के लिए कमीशन की गई सारी कलाकृतियों को साथ लाती है। ये कलाकृतियां कर्नाटक की विरासत और संस्कृति के साथ साथ व्यापक भारतीय लोकाचार को दर्शाती है। प्रधानमंत्री नाथ प्रभु केम्पेगौड़ा की 108 फुट की कांस्य प्रतिमा का अनावरण करेंगे। ये बेंगलुरु के विकास की दिशा में शहर के संस्थापक नाथ प्रभु केम्पेगौड़ा के योगदान की स्मृति में बनाई जा रही है। स्टैचू ऑफ यूनिटी वाले राम वी सुतार द्वारा संकल्पित और गढ़ी गई इस प्रतिमा को बनाने में 98 टन कांस्य और 120 टन स्टील का उपयोग किया गया है। पीएम बेंगलुरु में एक सार्वजनिक समारोह में हिस्सा लेंगे। प्रधानमंत्री जब भी कर्नाटक को आते हैं तो हम सबको इंस्पायर करते हैं और उनका एजेंडा है डेवलपमेंट, डेवलपमेंट और डेवलपमेंट। चारों तरफ इंफ्रास्ट्रक्चर हो जाए, लोगों को सुविधा हो जाए, बिजनेस को बढ़ावा मिले, इकोनॉमी ग्रो होए, इकोनॉमी से एम्प्लॉयमेंट मिले, यही उनका जो सबसे बड़ा। इसके बाद प्रधानमंत्री पहुंचेंगे तमिलनाडु, जहां वो डिंडीगुल के पास गांधीग्राम ग्रामीण संस्थान का भी दौरा करेंगे। प्रधानमंत्री संस्थान के 36वें दीक्षांत समारोह को संबोधित करेंगे। दीक्षांत समारोह में 2018-19 और 2019-20 बैच के 2300 से अधिक छात्र डिग्री प्राप्त करेंगे। प्रधानमंत्री के दौरे को लेकर संस्थान के छात्र उत्साह से लबरेज है। I am very proud to welcome our Honorable Prime Minister Narendra Modi as a Shanti Sainik. So we are welcoming our Prime Minister. So we are very proud and glad. भारत में साबरमती आश्रम और चंपारण गांधी जी की कर्म भूमि के रूप में विख्यात है। उसी तरह तमिलनाडु के डिंडीगुल के पास गांधीग्राम ग्रामीण संस्थान परिसर में स्थित गांधी संग्रहालय अपने में इतिहास लिए समेटे है। इस पुस्तकालय में अश्वेतों के गांधी कहे जाने वाले मार्टिन लूथर किंग भी गांधी जी के बारे में अध्ययन करने आए थे। शनिवार को प्रधानमंत्री आंध्र प्रदेश के विशाखापट्टनम में कई परियोजनाओं का उद्घाटन और शिलान्यास करेंगे। प्रधानमंत्री शनिवार को ही तेलंगाना के रामागुंडम में RFCL संयंत्र का दौरा करेंगे और रामागुंडम में कई परियोजनाओं का उद्घाटन और शिलान्यास करेंगे। बेंगलुरु से अभिषेक सिंह, आयशा खानम और डिंडीगुल के कुमार आलोक के साथ ब्यूरो रिपोर्ट DD न्यूज। और नाथ प्रभु केम्पेगौड़ा की 108 फीट की प्रतिमा का प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज अनावरण करेंगे। वर्ल्ड बुक ऑफ रिकॉर्ड्स के अनुसार किसी शहर के संस्थापक की ये पहली और सबसे ऊंची कांस्य प्रतिमा है। इसे समृद्धि की मूर्ति भी कहा जाता है और बेंगलुरु के विकास की दिशा में शहर के संस्थापक केम्पेगौड़ा के योगदान को मनाने के लिए बनाया गया है। इसका जायजा लिया हमारी संवाददाता आयशा खानम ने। देखिए, अगली बार जब आपकी फ्लाइट बैंगलोर इंटरनेशनल एयरपोर्ट पर लैंड होगी तो आपकी नजर जरूर इस विशाल मूर्ति पर पड़ेगी। यह है नाथ प्रभु केम्पेगौड़ा की मूर्ति, 108 फीट ऊंची मूर्ति जो आज विश्व रिकॉर्ड है, जो विश्व भर में किसी भी शहर के संस्थापक को डेडिकेट की गई ये इस तरह की विशाल मूर्ति।
केम्पेगौड़ा जो बैंगलोर के संस्थापक माने जाते हैं और उन्होंने बैंगलोर का एक सपना देखा था, एक शहर बसाने का सपना देखा था और अपनी नजर से देखा जाए तो उन्होंने शहर की जो प्लानिंग की थी तमाम योजनाओं को ध्यान में रखते हुए वो आज भी शहर के कई कोनों में नजर आती है। ये मूर्ति जो पीतल की है करीब 220 टन भारी है और केम्पेगौड़ा के हाथ में जो तलवार है ये करीब 4 टन की तलवार है और इस मूर्ति को भी बनाने वाले शख्स वही हैं जो स्टैचू ऑफ यूनिटी सरदार वल्लभ भाई पटेल की मूर्ति जिन्होंने बनाई है, उन्होंने इस मूर्ति को बनाया है। तो ये मूर्ति हमेशा याद दिलाएगी स्टैचू ऑफ प्रॉस्पेरिटी के जरिए कि कैसे बैंगलोर एक समृद्धि और विकासशील शहर है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी भी ठीक उसी विजन और उसी प्लानिंग को लेकर शहर के विकास की योजनाएं बनाते हैं और बैंगलोर के लोगों के लिए एक गर्व की बात है कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी इस मूर्ति का अनावरण कर रहे हैं। केम्पेगौड़ा जिसे नाड प्रभु कहते हैं कर्नाटक के लोग, तो जिस ऊंचाई से ये मूर्ति एक संदेश भेजेगी पूरे विश्व में कि बैंगलोर शहर विकासशील और एक समृद्धि की ओर बढ़ता हुआ शहर है। तो जो फौलादी इरादे केम्पेगौड़ा रखते थे वो आज प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी उन्हीं फौलादी इरादों के साथ विकास की लहर पूरे दक्षिण भारत में और खासकर कर्नाटक और बैंगलोर शहर में ला रहे हैं और कर्नाटक के लोग इस बात को लेकर काफी गर्व महसूस करते हैं कि आखिरकार केम्पेगौड़ा की ये मूर्ति बैंगलोर इंटरनेशनल एयरपोर्ट पर आकर्षण का केंद्र बनेगी। कैमरामैन लोकनाथ के साथ आयशा खानम, डीडी न्यूज, बैंगलोर। और इसी बड़ी खबर पर बात करने के लिए हमारे साथ हमारे दोनों संवाददाता जुड़ रहे हैं। बेंगलुरु से जुड़ रही हैं आयशा खानम और हमारे साथ अभिषेक सिंह भी जुड़ गए हैं। आप दोनों को ही सुप्रभात। सबसे पहले आयशा, मैं आपके पास आना चाहूंगी। हमने अभी आपकी रिपोर्ट देखी तो साफ तौर पर अगर हम केम्पेगौड़ा एयरपोर्ट की बात करें, कहीं ना कहीं हरित क्रांति का तो प्रतीक है ही, लेकिन जब भी अब फ्लाइट लैंड करेगी तो सबकी निगाहें रहेंगी उस बहुत सी बड़ी प्रतिमा पर और खास तौर पर बेंगलुरु का प्रतीक मानी जाएगी आने वाले समय में ये प्रतिमा। जी हाँ, बिल्कुल आंचल, आज एक बहुत अहम दिन है, बहुत बड़ा दिन है बैंगलोर के लिए और खासकर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जब बैंगलोर पहुंचते हैं तो हमेशा वो एक विकास की लहर साथ लेकर आते हैं। तो आज जब केम्पेगौड़ा की मूर्ति का अनावरण होगा तो ये एक बेहद गर्व की बात होगी बैंगलोर वासियों के लिए कि केम्पेगौड़ा जो संस्थापक थे, आखिरकार उन्हें वो जगह मिली, वो स्थान मिला, वो ऊंचाई मिली जिसके जरिए हम ये संदेश देख सकते हैं कि बैंगलोर किस तरह से एक वेल प्लान्ड शहर रहा। और दूसरी खास बात यह है कि बैंगलोर इंटरनेशनल एयरपोर्ट पर ही T2 टर्मिनल का आज उद्घाटन हो रहा है। ये एक बहुत ही बेहद अत्याधुनिक टेक्नोलॉजी के साथ बना हुआ नया टर्मिनल है और इसकी जो कैपेसिटी है पहले टर्मिनल से 2 गुना बढ़ गई है। तो जाहिर सी बात है इस समय बैंगलोर इंटरनेशनल एयरपोर्ट एशिया का भारत का तीसरा सबसे बिजिएस्ट एयरपोर्ट है और अब ये जो T2 टर्मिनल आज उसका उद्घाटन हो रहा है और जिस तरह से इसका कंस्ट्रक्शन, इसकी डिजाइनिंग की गई, ये एक वर्ल्ड क्लास और एक वाव फीलिंग देने वाला एयरपोर्ट है। जो बैंगलोर वासी इसकी तस्वीरें देखा है उन्होंने सिर्फ अभी तक, इसको लेकर बेहद उत्सुक है और इस टर्मिनल के आने से बैंगलोर के इंफ्रास्ट्रक्चर को एक और मजबूती, एक और बल मिलेगा क्योंकि कर्नाटक सरकार अब इस टर्मिनल की कैपेसिटी बढ़ने के बाद एयरपोर्ट से शहर तक की कनेक्टिविटी, मल्टी मोडल कनेक्टिविटी बनाने के लिए तैयारी कर रही है। मेट्रो, हाइपर रेल लिंक और सब अर्बन रेल। गौर करने वाली बात यह है आंचल की पिछली बार प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जब बैंगलोर आए थे कोमाघट्टा में, उन्होंने ऐलान किया था सब अर्बन रेलवे प्रोजेक्ट्स का और उन्होंने करीब 54 डेज का डेडलाइन भी दिया था। तो ये तमाम वो चीजें हैं जो बैंगलोर को इस वक्त जो इंफ्रास्ट्रक्चर की मांग को लेकर दबाव में है, इसको डीकंजेस्ट किया जा सकता है। तो आज विशेष रहेगा आज का दिन क्योंकि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी T2 टर्मिनल का अनावरण करने के साथ साथ यहाँ पर एक विशाल पब्लिक रैली भी संबोधित करेंगे और लोग काफी उत्सुकता से प्रधानमंत्री के संबोधन को सुनने के लिए एयरपोर्ट पहुंच रहे हैं। बिल्कुल आयशा, बने रहिए हमारे साथ। अभिषेक भी हमारे सहयोगी हमारे साथ जुड़े हुए हैं। अभिषेक का रुख कर लेते हैं।
अभिषेक, गुड मॉर्निंग। और जैसा कि हम जानते हैं, क्योंकि प्रधानमंत्री का लोगों से कनेक्ट, लोगों को लोगों से कनेक्ट और उसके बाद शहर से शहर को कनेक्ट, एक तेज रफ्तार यहां पर देखने को मिलेगी, क्योंकि कनेक्टिविटी के लिहाज से काफी महत्वपूर्ण हो जाता है आज का दिन। और हम बात, जैसे अभी हमने आयशा से बात कर रहे थे तो टर्मिनल 2 के बारे में बात कर रहे थे, वंदे भारत को लेकर भी अगर हम कहें तो एक तेजी देखने को मिलेगी, जो लगातार आने वाले समय के लिए अभी से और ज्यादा अच्छा करने की कोशिश करेगी। और इसी तेजी के जरिए जो हम कह सकते हैं, सफर तो आसान होगा ही, लेकिन लोगों की रफ्तार भी बढ़ जाएगी। बिल्कुल गौरव, इसमें कोई शक नहीं है कि जिस तरीके से वंदे भारत ट्रेन की शुरुआत की जा रही है मैसूर से लेकर के चेन्नई के बीच में, तो एक तरफ जो है आप देखिए मैसूर जो है वो स्टार्टअप सिटी के नाम से जाना जाता है, चेन्नई को देखिए अगर वो एक टेक्निकल सिटी के नाम पे जाना जाता है, औद्योगिक जो वहाँ पर चीजें हैं वो काफी ज्यादा है, और बेंगलोर एक सिलिकॉन सिटी है। तो ऐसे में यहाँ पर जो है काफी समय से एक ऐसे ट्रेन की भी डिमांड थी जो कि एक काफी स्पीड से जो है कम समय में जो लोगों को एक जगह से दूसरे जगह चेन्नई, मैसूर, बेंगलोर तक लेके जा सके। और ऐसे में ये 5वीं वंदे भारत का शुभारंभ जो है अब से थोड़ी देर के बाद प्रधानमंत्री करने जा रहे हैं, इसे फ्लैग ऑफ करेंगे। तो ये बहुत बड़ा एक दिन है, आप कह सकते हैं कर्नाटका के लिए, साथ साथ तमिलनाडु के लिए भी, क्योंकि जिस तरीके से पिछले कुछ वर्षों में आपने देखा कि सरकार की कोशिश रही किस तरीके से गति को बढ़ाई जाए, जो रेलवे का इंफ्रास्ट्रक्चर है उसमें किस तरीके से बदलाव किया जाए ताकि जो एक्सीडेंट्स है वो कम हो सके और साथ साथ रेल को गति मिले, पैसेंजर्स को जो है वर्ल्ड क्लास जो है सुविधाएं मिले। तो ऐसे में ये 5वीं वंदे भारत ट्रेन, और ये भी मैं आपको बताना चाहूंगा कि ये भी आईसीएफ जो इंटीग्रल कोच फैक्ट्री चेन्नई है वहीं से बनी है, और पहला शायद ये ट्रेन है जो कि चेन्नई के लिए ही जाएगी वंदे भारत की। साउथ में कह सकते हैं कि साउथ के लिए पहली वंदे भारत है, मेक इन इंडिया के तहत बनी सेमी हाई स्पीड ट्रेन। और फैसिलिटीज जिस तरीके से हमने पहले भी बात किया है गौरव, इसके पहले भी जिस तरीके से ट्रेन वंदे भारत को चलाया गया है, प्रधानमंत्री ने इसके पहले जो 4 ट्रेन से उनको ही फ्लैग ऑफ किया और आज भी जो है इस ट्रेन को फ्लैग ऑफ कर रहे हैं। तो सारी वही फैसिलिटीज है। अगर 2019 की पहली ट्रेन की बात करें तो उसके बाद जो है काफी सारे इसमें जो है चेंजेस भी किए गए हैं, और जो कि यहाँ के जो पैसेंजर्स है उनको सुविधा मिल सके। और साथ साथ मैं एक चीज और आपको बताना चाहूंगा गौरव कि कर्नाटक के अंदर अगर हम देखें 2014 के पहले, तो यहां पर जो रेलवे का इंफ्रास्ट्रक्चर के ऊपर जो फोकस था, जो खर्च होता था, वो तकरीबन 835 से 840 करोड़ रुपए का होता था। लेकिन उसके बाद जो चेंजेस आए हैं वो अब तकरीबन 3400 करोड़ रुपया यहां पर जो है कर्नाटक के अंदर हम बात करें, सिर्फ कर्नाटक की बात कर रहे हैं, तो यहां पर उस इंफ्रास्ट्रक्चर को डेवलप करने में किया जा रहा है। साथ साथ जो पहले 23 किलोमीटर का जो ट्रैक है, जो पुराने ट्रैक्स के साथ साथ जो नई लाइनें बिछाई जा रही थी वो बिछाई जा रही थी, अब जो है उसकी स्पीड बढ़ाकर 44 किलोमीटर की जा चुकी है। और ऐसे में जब नए ट्रैक्स बिछ रहे हैं तो ऐसे नए ट्रेन भी आप देखेंगे। ये 5वीं ट्रेन है और आने वाले दिनों में साउथ की बात करें, नॉर्थ इंडिया की बात करें, ईस्ट की बात करें या वेस्ट की बात करें, आप वंदे भारत को यहां पर पटरियों पे देश के हर कोने में दौड़ते हुए देख सकेंगे गौरव। बिल्कुल, तो साफ तौर पर हम जब बात करते हैं मेक इन इंडिया की एक तस्वीर को साकार करती हुई वंदे भारत, और वहीं अगर हम कैंपेगौड़ा एयरपोर्ट की भी बात करें तो वहां पर भी स्वदेशी तकनीक से ही उसे निर्मित किया गया है वर्ल्ड क्लास बनाने के लिए। आप दोनों का ही बहुत बहुत शुक्रिया। आपसे तो आगे भी आज तमाम अन्य बुलेटिन्स में इन दोनों ही मुद्दे पर बात होती रहेगी। बहुत बहुत शुक्रिया आयशा आपका भी, और साथ ही साथ अभिषेक सिंह आपका। आगे बढ़ते हैं, आपको बता दें कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी तमिलनाडु का भी दौरा करेंगे और प्रधानमंत्री दोपहर करीब 3:30 बजे तमिलनाडु के डिंडीगुल के पास गांधीग्राम ग्रामीण संस्थान का भी दौरा करेंगे। प्रधानमंत्री गांधीग्राम ग्रामीण संस्थान के 36वें दीक्षांत समारोह में शामिल होंगे। दीक्षांत समारोह में 2018 से 19 और 2019 से 20 बैच के 2300 से अधिक छात्र डिग्री प्राप्त करेंगे। गांधीग्राम ग्रामीण संस्थान परिसर में स्थित गांधी संग्रहालय अपने में इतिहास लिए समेटे है, और इस पुस्तकालय में अश्वेतों के गांधी कहे जाने वाले मार्टिन लूथर किंग भी गांधी जी के बारे में अध्ययन करने आए थे। वहीं प्रधानमंत्री के दौरे को लेकर संस्थान के छात्र उत्साह से लबरेज हैं। और गांधीग्राम ग्रामीण संस्थान के कुलपति गुरप्रीत सिंह से हमारे संवाददाता कुमार आलोक ने खास बातचीत की। आइए सुनते हैं। हमारे साथ हैं गांधीग्राम रूरल इंस्टीट्यूट के कुलपति महोदय गुरमीत सिंह जी, और कल प्रधानमंत्री कॉन्वोकेशन जो 36 कॉन्वोकेशन प्रोग्राम है उसको संबोधित करेंगे, लोगों को विद्यार्थियों को डिग्रियां वितरित करेंगे। गुरमीत सिंह जी, हम आपसे जानना चाहेंगे कि प्रधानमंत्री का दौरा ये अपने आप में कितना इंपॉर्टेंट रहता है। सबसे पहले मैं शुरू करूँगा, ये जो विश्वविद्यालय है गांधीग्राम रूरल इंस्टीट्यूट, ये अपने में एक बहुत महत्वपूर्ण विश्वविद्यालय है,
क्योंकि ये शुरू हुआ था गांधी जी के डायरेक्शन पर। हर तरफ लोगों ने इसमें आके स्टडी किया। उन्होंने बहुत मेहनत करके हर एरिया में यहाँ स्टडी करके और विदेशों में भी गए और अच्छे अच्छे जॉब्स लिए। इस एरिया में बहुत इम्प्रूवमेंट हुई, इसलिए। और फिर रूरल इंस्टीट्यूट होने से जो एग्रीकल्चरल एक्टिविटी है खेती बाड़ी की, उसमें भी सोसाइटी ने और यूनिवर्सिटी ने मिल के इसको बढ़ाया। ज़मीन की एनालिसिस की, धरती में क्या तरह का बीज होना चाहिए, किस तरह के फर्टिलाइज़र होने चाहिए, और रेगुलर गाइडेंस इन्होंने फार्मर्स को दिया, किसानों को। उससे इस इलाके में बहुत डेवलपमेंट हुई और जिसकी ज़रूरत थी वो फसलें यहाँ पर उगाई गई। और टोटल अगर आप देखें तो बड़ा बहुत अच्छा एक इसमें डेवलप हुआ है एग्रीकल्चर सेंटर। आपने बताया सर कॉन्वोकेशन हमारा रेगुलर प्रोग्राम है, लेकिन कोविड के चलते 2 साल नहीं हुआ। उस मायने में सर प्रधानमंत्री का दौरा कितना इंपॉर्टेंट हो जाता है, और प्रधानमंत्री का डिग्रियाँ लोगों को देंगे। मेरे समझ से 2300 से ऊपर आपने बताया कि 2300 से अधिक विद्यार्थियों को ये डिग्रियाँ प्रदान की जाएगी। देखिए, मैंने जैसा कि शुरुआत में कहा इस प्रेस कॉन्फ्रेंस में कि हमारे प्रधानमंत्री एक ऐसे प्रधानमंत्री हैं जिन्होंने भारत देश को विश्व के पटल पर ला दिया है। अब हम जो भी कहते हैं पूरा विश्व में सुनता है। पूरे विश्व में अगर भारत की स्थिति नंबर 1 पे आई है तो ये प्रधानमंत्री के कारण है। हमारे यंग माइंड्स के लिए बहुत ही मोटिवेटिंग फैक्टर होगा। उनके माइंड में एक स्पार्क आएगा कि हमें जो डायरेक्शन दी गई है, हमें विश्व शांति और विश्व के तरक्की के लिए काम करना है, और हमारे यंग माइंड उस डायरेक्शन में काम करेंगे। नॉर्थ इंडियन होते हुए आप एडमिनिस्ट्रेट कर रहे हैं साउथ इंडिया में आकर के, कितनी परेशानी या कितनी समस्या को सामना करना पड़ता होगा? मेरा बिलीफ है कि हमारा भारत एक देश है। हम नॉर्थ इंडिया साउथ इंडिया नहीं देखते, हम देखते हैं कि हमारे को किस दिशा में कार्य करना है, और वो दिशा मेरे लिए है एक एजुकेशन को बढ़ावा देना, और मुझे कोई डिफिकल्टी नहीं आई है। ये थे गुरमीत सिंह जो कुलपति हैं गांधीग्राम रूरल इंस्टीट्यूट के, और इनका साफ मानना है कि कल जो प्रधानमंत्री का दौरा होगा वो अपने आप में ऐतिहासिक होगा, और 36वां जो कॉन्वोकेशन होगा इस इंस्टीट्यूट का वो भी अपने आप में ऐतिहासिक होगा। कैमरामैन जयशंकर के साथ कुमार आलोक, डीडी न्यूज़। और इसी पर डिंडीगुल से हमारे सहयोगी कुमार आलोक हमारे साथ जुड़ रहे हैं। कुमार आलोक का रुख करते हैं। कुमार आलोक, जैसा कि हम आपकी रिपोर्ट देख रहे थे उसमें आपने बातचीत भी की। ऐसे में शिक्षा नीतियों की जब हम बात करते हैं तो एजुकेशन सेक्टर पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का खासा फोकस रहा है, और ऐसे में दीक्षांत समारोह में जब वो शामिल होंगे तो जो छात्र हैं उनको मूल मंत्र तो प्रधानमंत्री देंगे ही देंगे, लेकिन इसके अलावा छात्रों में किस तरह का उत्साह नजर आ रहा है और क्या तैयारियां वहां पर देखने को मिल रही है? देखिए, सबसे बड़ी बात है कि यहाँ के जो छात्र जो भी जिन लोगों से हमने बातचीत की है, भाषाई प्रॉब्लम हो सकता है, हम उत्तर भारतीय हैं, वो दक्षिण भारतीय हैं, लैंग्वेज का प्रॉब्लम हो सकता है, लेकिन जिस तरीके से जिस ढंग का मैंने देखा उनके अंदर जो उत्साह देखा, उत्साह से लवरेज थे वो लोग, और वो प्रधानमंत्री का इंतजार कर रहे हैं। और वो मैं अगर बात करूं कि जैसे कि आप गुरप्रीत सिंह अभी जो आप दिखा रहे थे इंटरव्यू, जो वहाँ के वाइस चांसलर हैं, और उनकी मेहनत का प्रतिफल है कि आज ये इंस्टीट्यूट अपने आप में हिंदुस्तान में बहुत बड़ा स्थान रखता है। और इस जगह पे आने के बाद ये पता चला कि अगर महात्मा गांधी की हम बात करें, महात्मा गांधी के कार्य क्षेत्र को हम लोग देखते हैं, उत्तर भारत तक ही हम लोग देखते हैं कि भाई साबरमती आश्रम गुजरात से उनको याद करते हैं, चंपारण से हम उनको याद करते हैं, लेकिन डिंडीगल यहाँ पर जो उनके नाम पर गांधीग्राम इंस्टीट्यूट है, और गांधी जी का जो कर्म क्षेत्र रहा है, और यहाँ पर जो उन्होंने अलग जगाया था स्वतंत्रता आंदोलन को लेकर के, तो अपने आप में ऐतिहासिक है। और दूसरी जो सबसे बड़ी बात, जो उनके नाम पर यहाँ पर जो संग्रहालय है और जिन दुर्लभ चित्रों को वहाँ पर दर्शाया गया है, आप विश्वास नहीं कर पाएंगे कि इस छोटे से जगह पर डिंडीगल आने के बाद हमें पता चला कि गांधी जी का यहाँ पर कितना बड़ा कार्य क्षेत्र रहा है। और सबसे बड़ी बात है कि मार्टिन लूथर किंग, आप अश्वेतों के जो नेता थे, यूएस के नेता थे, पूरे विश्व में उनका नाम है, और वो गांधी जी के बारे में अध्ययन करने के लिए इस लाइब्रेरी में पहुंचे थे। तो अपने आप में आज का दिन ऐतिहासिक है डिंडीगल के लिए, और ये 36वां कॉन्वोकेशन है। जैसा कि कोविड के कारण यहाँ पर 2 साल जो दीक्षांत समारोह होता है वो नहीं हो पाया है, लेकिन इस बार जब हम लोग कोविड से मुक्त हुए हैं, आपने देखा होगा कि जो टीकाकरण हुआ, एक विश्व में हमारे देश
का नाम हुआ, प्रधानमंत्री का नाम हुआ, और जिस तरीके से पैन इंडिया की हम अगर बात करते हैं तो यहाँ पर जो कुलपति जो हैं गुरप्रीत सिंह, जैसा कि उन्होंने कहा कि विश्व में जिस तरीके से प्रधानमंत्री के नाम का डंका बजा है, और वो चीज यहाँ पर साउथ हो चाहे नॉर्थ हो जहां भी हो, प्रधानमंत्री को लेकर के एक यहाँ पर ऐसी उत्सुकता यहाँ पर बनी हुई है कि पूरा डिंडीगल या मदुरई से 70 किलोमीटर दूर है, भारी बारिश यहाँ पर हो रही है, लेकिन इसके बावजूद लोगों का उत्साह देखते बन रहा है और लोग इंतजार कर रहे हैं कि प्रधानमंत्री आए, हम लोगों को संबोधित करें। और जो लड़के जो डिग्रियां लेंगे कॉन्वोकेशन में, 2300 से ऊपर जो छात्र हैं उनको डिग्रियां प्रदान की जाएगी और प्रधानमंत्री यहाँ पर 3:30 बजे यहाँ पर पहुंचेंगे, लोगों को संबोधित करेंगे। रोड शो का भी कार्यक्रम, ऐसा प्रशासन बता रहा है कि रोड शो भी प्रधानमंत्री का हो सकता है। कुमार, हमने हमेशा देखा कि गांधीवादी विचारधारा से बहुत ज़्यादा प्रेरित रहते हैं प्रधानमंत्री, और ख़ास तौर पर क्योंकि आज छात्रों से मन की बात करने वाले हैं तो कहीं ना कहीं उसकी झलक ज़रूर देखने को मिलेगी। बिल्कुल सही कहा आपने। मैं पहली बार यहाँ इस क्षेत्र में मैंने जब देखा, महसूस किया, और गांधी जी को हम लोग जो याद करते हैं, जिस तरीके से उन्होंने आज़ादी की लड़ाई में, आज़ादी के स्वतंत्रता संग्राम में जिस तरीके से नॉन वायलेंस की जो उन्होंने एक अभियान छेड़ा पूरे देश में, पूरे विश्व में गांधी जी को जाना जाता है कि महात्मा गांधी ने अहिंसात्मक आंदोलन के जरिए उन अंग्रेजों के खिलाफ अपनी लड़ाई छेड़ी। और दूसरी बात यहाँ भी ये लोग भी हम जो लोग यहाँ के स्थानीय लोग कह रहे हैं कि नोबेल अवार्ड गांधी जी को नहीं मिला, लेकिन बाद में नोबेल जो कमेटी है उन लोगों ने स्वीकार किया कि नोबेल अवार्ड गांधी जी को नहीं देना हम लोग की विफलता है। तो महात्मा गांधी को समझने के लिए हम अगर साउथ में एक छोटे से जगह में हम देखेंगे किस तरीके से उन्होंने वहां पर स्वतंत्रता संग्राम में भाग लिया, लोगों को प्रेरित किया, आप समझ सकते हैं कि नॉर्थ इंडिया भाषा की कितनी प्रॉब्लम होगी। और यहाँ पर यह भी पता चला कि 13 वर्ष की एक लड़की जो स्वतंत्रता संग्राम में महात्मा गांधी के साथ वो खड़ी हुई और वो उन्होंने अपनी आजादी की खातिर अंग्रेजों के खिलाफ लड़ते लड़ते अपना बलिदान भी दिया। तो एकदम रोमांचक, यहाँ पे रोमांच कर देने वाला अनुभव है इस जगह पे आकर के। महात्मा गांधी की इस कर्मस्थली को देख करके आप समझ सकते हैं कि गांधी जी कितने महान थे। और आज का दिन सही मायनों में ऐतिहासिक है इस डिंडीगल के लिए, जहां पर सारे लोग, सारे यहाँ की जनता, यहाँ के छात्र, यहाँ के लोग इंतजार कर रहे हैं प्रधानमंत्री कब आएंगे और कब हम लोग को संबोधित करेंगे, कब हम उनका दीदार प्राप्त कर सकेंगे। बिल्कुल, और यहाँ पर जो विचार हैं वो भी रखे जाएंगे, क्योंकि इन विचारों का जब आदान प्रदान होगा तो कहीं ना कहीं हम एक मान सकते हैं कि जो छात्र हैं उनके आने वाले भविष्य के लिए अभी से बहुत सारे इंपॉर्टेंट फैक्टर्स उनके साथ जुड़ेंगे और बहुत कुछ सीखने को मिलेगा। जब प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी यहाँ पर आएंगे तो उसके बाद जो मूल मंत्र देंगे छात्रों को आने वाले भविष्य के लिए, वो काफी महत्वपूर्ण यहाँ पर हो जाएगा। बहरहाल आप नजर बनाकर रखिएगा, हम आगे भी आपसे अपडेट लेते रहेंगे। बहुत बहुत शुक्रिया आपका कुमार आलोक, हमसे जुड़ने के लिए और तमाम जानकारियां साझा करने के लिए। और फिलहाल वक्त छोटे से ब्रेक का है, आप देखते रहिए डीटी न्यूज। ब्रेक के बाद सभी का स्वागत। और आइए आगे बढ़ते हैं और हिमाचल प्रदेश की बात करते हैं। हिमाचल की सभी 68 विधानसभा सीटों पर एक चरण में कल वोट डाले जाएंगे। शांतिपूर्ण और निष्पक्ष चुनाव सुनिश्चित करने के लिए निर्वाचन आयोग भी पूरी तरह से तैयार है। हिमाचल में 55,92,828 मतदाता नई सरकार को चुनेंगे। अब की बार युवाओं के हाथों में नेताओं की किस्मत की चाबी रहेगी। इस बार के चुनाव में 18 से 19 वर्ष की आयु के 1,93,106 युवा नई सरकार को चुनेंगे। हिमाचल में कुल मतदाताओं में 28,54,945 पुरुष, जबकि 27,37,845 महिला और 38 थर्ड जेंडर मतदाता हैं। वहीं 80 वर्ष से अधिक आयु वर्ग के 1,21,409 वरिष्ठ मतदाता हैं, जबकि 56,501 दिव्यांग मतदाता हैं। ये मतदाता अब की बार 412 प्रत्याशियों को चुनेंगे। इन प्रत्याशियों में 24 महिला जबकि 388 पुरुष उम्मीदवार हैं। प्रदेश में प्रत्याशियों की संख्या को देखें तो मंडी जिले के जोगिंद्रनगर विधानसभा क्षेत्र से सबसे अधिक 11 प्रत्याशी, जबकि सबसे कम प्रत्याशियों की श्रेणी में जिला चंबा का चुराह विधानसभा क्षेत्र है। लाहौल स्पीति और मंडी जिले का द्रंग विधानसभा क्षेत्र भी इनमें शामिल है, जहां मात्र 3-3 प्रत्याशी चुनाव मैदान में हैं। भारतीय जनता पार्टी, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस प्रदेश की सभी 68 विधानसभा क्षेत्रों पर चुनाव लड़ रही है, जबकि आम आदमी पार्टी ने 67 सीटों पर अपने उम्मीदवार चुनाव मैदान में उतारे हैं। बहुजन समाज पार्टी के 53, राष्ट्रीय देवभूमि पार्टी के 29, मार्क्सवादी कम्युनिस्ट पार्टी के 11, हिमाचल जन क्रांति पार्टी के 6, हिंदू समाज पार्टी और स्वाभिमान पार्टी के 3-3, हिमाचल जनता पार्टी, भारतीय वीर दल, सैनिक समाज पार्टी और राष्ट्रीय लोकनीति पार्टी व भारतीय कम्युनिस्ट पार्टी का एक-एक उम्मीदवार चुनावी मैदान में है।
निर्दलीय प्रत्याशियों की संख्या 99 है। तो निर्वाचन आयोग ने हिमाचल प्रदेश और गुजरात विधानसभा चुनाव से जुड़े किसी भी तरह के एग्जिट पोल पर 12 नवंबर से 5 दिसंबर तक रोक लगा दी। आयोग ने 12 नवंबर की सुबह 8 बजे से 5 दिसंबर की शाम 5:30 बजे तक इस तरह की सामग्री पर प्रतिबंध लगाया। हिमाचल प्रदेश और गुजरात विधानसभा चुनाव की मतगणना 8 दिसंबर को होगी। और जम्मू कश्मीर की बात करें तो जम्मू कश्मीर में शोपिया के कापरेन इलाके में सुबह मुठभेड़ वहां सुबह से जारी है, जिसमें जैश ए मोहम्मद का एक आतंकवादी मारा गया, जिसकी पहचान कामरान भाई उर्फ हनीस के रूप में हुई है। कामरान कुलगाम शोपिया इलाके में सक्रिय था। पुलिस और सुरक्षा बल मौके पर मौजूद है और तलाशी अभियान जो है वो अभी तक जहां पर जारी है। इस इलाके में कितने आतंकी फंसे हुए हैं इसकी जानकारी अभी नहीं मिली है। फिलहाल सुरक्षा बलों ने इलाके में घेराबंदी कर दी है। और अब बात ज्ञानवापी मामले की, जिस पर सुप्रीम कोर्ट आज सुनवाई करेगा। इससे पहले हिंदू पक्ष के वकील विष्णु शंकर जैन ने मुख्य न्यायाधीश की बेंच के सामने मामला रखा था। सुप्रीम कोर्ट ने पिछले आदेश में शिवलिंग को संरक्षित रखने का जो आदेश दिया था उसकी समय सीमा 12 नवंबर को खत्म हो रही है। ऐसे में याचिकाकर्ता ने मुख्य न्यायाधीश के सामने मामला रखा है। और राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू की बात करें तो वो ओडिशा के दौरे पर हैं। राष्ट्रपति आज भुवनेश्वर में विभिन्न स्कूलों का दौरा करेंगी। राष्ट्रपति सुबह पहले खंडगिरी स्थित तपोवन स्कूल में एक कार्यक्रम में शामिल होंगी। इसके बाद वो यूनिट 2 गर्ल्स हाई स्कूल में बच्चों से बातचीत भी करेंगी। वो जयदेव भवन में केंद्रीय शिक्षा मंत्रालय के एक कार्यक्रम में शामिल होकर विभिन्न योजनाओं का शुभारंभ भी करेंगी। इससे पहले कल भुवनेश्वर स्थित राजभवन में राष्ट्रपति के सम्मान में नागरिक अभिनंदन कार्यक्रम का आयोजन किया गया। उन्होंने भुवनेश्वर में कई स्थानों पर स्थित महापुरुषों की प्रतिमाओं पर पुष्पांजलि अर्पित की। उपराष्ट्रपति जगदीप धनखड़ आसियान भारत स्मारक शिखर सम्मेलन और 17वें पूर्वी एशिया शिखर सम्मेलन में भाग लेने के लिए आज से 13 नवंबर तक कंबोडिया की यात्रा पर रहेंगे। कंबोडिया आसियान के वर्तमान अध्यक्ष के रूप में इन शिखर सम्मेलनों की मेजबानी कर रहा है। इस वर्ष आसियान भारत संबंधों की 30वीं वर्षगांठ है और इसे आसियान भारत मित्रता वर्ष के रूप में मनाया जा रहा है। इसके अलावा उपराष्ट्रपति धनखड़ कंबोडिया के प्रधानमंत्री हुन सेन के साथ द्विपक्षीय मुद्दों पर चर्चा करेंगे। वे कंबोडिया के नरेश से भी भेंट करेंगे। नाम्पे में उपराष्ट्रपति भारतीय समुदाय के लोगों से मुलाकात करेंगे, इसका भी कार्यक्रम है। उपराष्ट्रपति के साथ विदेश मंत्री डॉक्टर एस जयशंकर भी मौजूद रहेंगे। और दिल्ली के आबो हवा की अगर हम बात करें तो दिल्ली में वायु गुणवत्ता बहुत खराब श्रेणी में पहुंच गई है। पिछले 2 दिनों से दिल्ली एनसीआर में प्रदूषण की स्थिति में थोड़ा सुधार हुआ था, लेकिन आज फिर से वायु गुणवत्ता बहुत खराब श्रेणी में पहुंच गई है। सिस्टम ऑफ एयर क्वालिटी एंड वेदर फॉरकास्टिंग एंड रिसर्च के अनुसार दिल्ली में आज वायु गुणवत्ता सूचकांक AQI 321 दर्ज किया गया। हालांकि आने वाले दिनों में हवाओं की रफ्तार में संभावित वृद्धि के परिणाम स्वरूप इसमें सुधार की संभावना जताई गई है। गौरतलब है कि वायु गुणवत्ता सूचकांक को 0 से 50 के बीच अच्छा, 101 से 200 के बीच मध्यम और 201 से 300 के बीच खराब माना जाता है। वहीं 301 से 400 के बीच के AQI को बहुत खराब और 401 से 500 के बीच गंभीर माना जाता है। महिलाओं को आत्मनिर्भर बनाने के लिए खोड़ा में एक व्यावसायिक प्रशिक्षण केंद्र का उद्घाटन किया गया। बिस्नौली सर्वोदया ग्रामोद्योग सेवा संस्थान की एक और पहल के तहत इरकॉन के सहयोग से व्यावसायिक प्रशिक्षण केंद्र को स्थापित किया गया। पेश है हमारे संवाददाता गिरीश निशारा की ये खास रिपोर्ट। देश की राजधानी दिल्ली से सटे गाजियाबाद के खोड़ा के साधना एनक्लेव में महिलाओं के लिए एक व्यावसायिक प्रशिक्षण केंद्र का उद्घाटन किया गया। बिस्नौली सर्वोदय ग्रामोद्योग सेवा संस्थान यानी BSGSS द्वारा इरकॉन इंटरनेशनल लिमिटेड की मदद से खोले गए केंद्र में कई तरह का प्रशिक्षण दिया जाएगा। आदरणीय प्रधानमंत्री जी का भी कहना है कि जिस देश की महिलाएं विकसित होंगी, विकास करेंगी, तो वो देश अपने आप विकास करेगा। ये परिभाषा है देश की। आज के समय में ये बच्चियां निश्चित रूप से स्वावलंबी हैं और अपने साथ साथ अपने परिवार का, समाज का, सबका काम देख सकती हैं, सबका भार उठा सकती हैं। जो बिस्नौली सेंटर है
करीब 240 लोगों को, महिलाओं को स्पेशली उनको ट्रेन करेगा ताकि वो आत्मनिर्भर बन सकें। आपने भी देखा यहाँ पे जो सिलाई का काम सिखाया जा रहा है, इनको टेलरिंग का सिखाया जा रहा है, कंप्यूटर, इंग्लिश स्पीकिंग और साथ में ब्यूटी का भी, जो कि इन महिलाओं को अपने फैमिली को सपोर्ट करने में, अपने पैरों पे खड़े होने में काफ़ी सहायता करेगा। इरकॉन की CSR पहल के तहत कटिंग एंड टेलरिंग, ब्यूटी कल्चर, कंप्यूटर ऑपरेशनल और इंग्लिश स्पीकिंग जैसे पाठ्यक्रम इसमें शामिल किए गए हैं। स्वावलंबित होना एक महिला के लिए एक समाज की प्रगति की नींव है। इसी अभियान को आगे बढ़ाते हुए पिछले 2 दशकों से हमारी संस्था बिस्नौली ग्रामोद्योग सेवा संस्थान पंजाब, हरियाणा, यूपी में 22,000 से भी अधिक औरतों को सशक्त कर चुकी है और स्वावलंबित कर चुकी है। आज जो हम इरकॉन के सौजन्य से यहाँ पे ये ट्रेनिंग सेंटर चला रहे हैं, ये इस श्रृंखला में तीसरी बार है जो ये सेंटर चल रहा है। यहाँ पे 900 से अधिक औरतें अपने व्यवसाय में लग चुकी हैं। 6 महीने के लिए चलाए जा रहे प्रशिक्षण कार्यक्रम से महिलाएं और लड़कियां काफी उत्साहित हैं, क्योंकि उन्हें आत्मनिर्भर बनने का मौका जो मिल रहा है। मैं सिलाई सीखना चाहती हूँ, मैं चाहती हूँ अच्छे सिलाई सीख लूँ, उसके बाद मैं फैशन डिज़ाइनर का सब कोर्स करना चाहती हूँ ताकि मैं जाके आगे बढ़ सकूँ। हमारे लिए बहुत हेल्पफुल है। यहाँ पे हमारी कंप्यूटर स्किल को इम्प्रूव करवाया जाता है। जैसे कि अभी हम बेसिक में हैं तो मैम हमें स्टेप बाय स्टेप हमें बता दिए कि पहले क्या चीज़ करनी है। पहले भी शादी से पहले सीखा था, मगर अब यहाँ आके मुझे बहुत अच्छा लगा। मतलब कि मैम भी अच्छे से सिखाती हैं, सब कुछ अच्छे से आता है मुझे। यहाँ मेकअप आर्टिस्ट, मतलब कि मुझे अपना बिजनेस खोलना है, अपने पैरों पे खड़े होना है, अपना एक स्टूडियो खोलना है। बिस्नौली सर्वोदय ग्रामोद्योग सेवा संस्थान एक गैर सरकारी संस्था है जो इसी तरह से देश के कई हिस्सों में अब तक कई व्यावसायिक प्रशिक्षण केंद्र स्थापित कर चुकी है। ये संस्था पिछले 2 दशकों से ज्यादा समय से दिल्ली, उत्तर प्रदेश, पंजाब और हरियाणा समेत कई राज्यों में महिला सशक्तिकरण के साथ साथ लोगों तक बेहतर स्वास्थ्य सुविधाएं पहुंचाने में प्रयासरत है। गिरीश निशाना की रिपोर्ट, DD न्यूज, खोड़ा, गाजियाबाद। गौरव कह सकता है कि महिलाओं को सशक्त बनाने की एक बहुत अच्छी पहल है ये। बिल्कुल, और यही रिपोर्ट हम आपको दिखा रहे थे। आपको बता दें कि एक छोटे से ब्रेक लिए यहाँ पर रुक रहे हैं, लेकिन ब्रेक के उस पार खबरें और भी हैं, तो जल्द लौटते हैं और आपको बाकी खबरों से भी रूबरू कराते हैं। छोटा सा ब्रेक, जल्द लौटते हैं। ब्रेक के बाद सभी का स्वागत और आइए अब देखते हैं दुनिया भर से कुछ खास खबरें। अंतर्राष्ट्रीय खबरों की बात करें तो रूसी सेना के खेरसॉन से पीछे हटने के बाद यूक्रेन ने बड़ा दावा किया है। यूक्रेन का कहना है कि यूक्रेनी सेना 41 अन्य बस्तियों को मुक्त कराने के लिए देश के दक्षिण भाग में आगे बढ़ रही है। खेरसॉन के आसपास के क्षेत्रों में भी यूक्रेनी सेना ने युद्ध में महत्वपूर्ण बढ़त हासिल करने का दावा किया। यूक्रेनी सैनिकों ने दावा किया कि उन्होंने खेरसॉन के उत्तर में स्थित प्रमुख शहर स्नोरेविका को वापस ले लिया है। वहीं यूक्रेन के राष्ट्रपति व्लादिमीर ज़ेलेंस्की ने अपनी सेना की इस सफलता के लिए उनका धन्यवाद किया है। ज़ेलेंस्की ने कहा कि दक्षिण यूक्रेन में मुक्त क्षेत्रों पर ध्यान केंद्रित किया जाएगा और लोगों की वापसी के लिए उन्हें सुरक्षित बनाया जाएगा। ये घोषणा रूस द्वारा अपने सैनिकों को नीप्रो नदी के पश्चिमी तट पर रूस के कब्जे वाले पूरे इलाके से हटने के आदेश देने के एक दिन बाद हुई है। यूक्रेन में खेरसन क्षेत्र से रूसी सैनिकों की वापसी पर यूक्रेन के रक्षा मंत्री ओलेक्सी रेजनिकोव ने कहा कि दक्षिणी शहर से रूसी सैनिकों की वापसी में कम से कम 1 सप्ताह का समय लगेगा। यूक्रेन के रक्षा मंत्री ने कहा कि सर्दियों के मौसम में हिंसक कार्रवाई में काफी कमी आएगी, जिससे दोनों देशों को फिर से संगठित होने का मौका मिलेगा। ओलेक्सी रेजनिकोव ने निप्रो नदी के पश्चिमी भागों में भारी संख्या में अभी भी देखा जा रहा है कि वहां रूसी सैनिकों का जमावड़ा है।
और वहीं रूस और यूक्रेन के बीच जारी हिंसा में पहली बार खेरसॉन शहर के उत्तर पूर्व भागों में हिंसात्मक कार्रवाई में कमी आई है। रूस ने खेरसॉन शहर के उत्तर पूर्व क्षेत्रों में भारी नुकसान पहुंचाया था, लेकिन सर्दियों की शुरुआत होने से क्षेत्र में हिंसा की घटनाएं काफी कम हो गई हैं। बता दें कि खेरसॉन क्षेत्र यूक्रेन के 4 प्रांतों में से एक है, जिस पर रूसी राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन ने अवैध रूप से कब्जा किया था और बाद में वहां रूसी मार्शल लॉ लागू कर दिया गया था। और आइए बात करते हैं कारोबार जगत से जुड़ी हुई। बंबई शेयर बाजार का संवेदी सूचकांक कल 420 अंक घटकर 60,614 पर बंद हुआ। नेशनल स्टॉक एक्सचेंज का निफ्टी भी 129 अंक गिरकर 18,028 पर आ गया। रुक करते हैं उन खबरों का जो कि है स्पोर्ट्स ट्रैक से जुड़ी हुई। दो 2020 टोक्यो ओलंपिक की कांस्य पदक विजेता लवलीना बोरगोहेन और 2022 विश्व चैंपियनशिप की कांस्य पदक विजेता परवीन सहित 5 भारतीय महिला मुक्केबाज अम्मान जॉर्डन में आज 2022 ASBC एशियाई एथलीट बॉक्सिंग चैंपियनशिप के फाइनल में स्वर्ण पदक के लिए मुकाबला करेंगी। 81 किलोग्राम वर्ग में इस फाइनल मैच में प्रतिस्पर्धा करने वाली अन्य महिला मुक्केबाज अल्फिया पठान, स्वीटी और 52 किलोग्राम वर्ग में मीनाक्षी होंगी। और अब बात सभ्यता और संस्कृति के विविध रंगों को समेटे सेगमेंट हेरिटेज वॉक की। तो हेरिटेज वॉक के इस अंक में आज हम आपको एशियाई शेरों की दहाड़ से गूंजता गुजरात में गिर राष्ट्रीय उद्यान की खूबसूरत वादियों में लेकर चलेंगे। प्रकृति प्रेमियों को मंत्रमुग्ध करते इसके उद्यान जो है उसमें बहती नदियां, चहचहाते हुए पक्षियों की जो मिठास है वो वादियों में संगीत के स्वर बिखेर देती है। आइए चलते हैं इस सफर पर। एशियाई शेरों की दहाड़ से गूंजता गुजरात में गिर राष्ट्रीय उद्यान अपनी खूबसूरती से अद्भुत और अविश्वसनीय है। 11,000 वर्ग किलोमीटर से अधिक क्षेत्र में फैले इस राष्ट्रीय उद्यान में प्राकृतिक सौंदर्य का नायाब नजारा देखने को मिलता है। अफ्रीका के बाद गिर राष्ट्रीय उद्यान दुनिया का एकमात्र वन क्षेत्र है जहां शेर अपने प्राकृतिक आवास में रहते हैं। प्रकृति प्रेमियों को मंत्रमुग्ध करते इस उद्यान में बहती नदियां और चहचहाते पक्षियों की मिठास वादियों में संगीत के स्वर बिखेर देती है। उद्यान में भगवान श्री कृष्ण का मंदिर आध्यात्मिकता का भी दर्शन कराता है। उद्यान में शेरों के अलावा तेंदुए, हिरण और कई जानवरों की चहलकदमी सबका मन मोह लेती है। ब्यूरो रिपोर्ट, डीडी न्यूज। और आइए आगे बढ़ते हैं और अब बात करते हैं विज्ञान जगत की। तो चलिए साइंस हब में हम आपको बताएंगे एक ऐसी थेरेपी के बारे में जिसमें मशरूम की मदद से डिप्रेशन से पीड़ित जो रोगी हैं उनका इलाज किया जा रहा है। आइए देखते हैं। क्या आपने कभी सोचा है कि किसी मशरूम से डिप्रेशन का इलाज किया जा सकता है? लेकिन लंदन में एक दवा कंपनी ने इस नामुमकिन कार्य को मुमकिन कर दिखाया है। कंपास पाथवेज नामक कंपनी ने अपने परीक्षण में दावा किया है कि इस मशरूम की मदद से नकारात्मक विचारों को दूर करने के साथ डिप्रेशन से पीड़ित लोगों की मदद की जाती है। कंपनी ने इसके असर को समझाने के लिए 233 रोगियों पर अपना परीक्षण किया, जिसमें अधिकतर रोगियों में डिप्रेशन के लक्षणों में काफी कमी पाई गई। इस प्रक्रिया में मरीजों को मैजिक मशरूम से एक थेरेपी दी जाती है, जिसमें मशरूम से मिलने वाला एक रसायन काफी तीव्रता से डिप्रेशन रोगियों को राहत पहुंचाता है।
इस उपचार का इजाद करना काफी कठिन था, लेकिन लोगों में डिप्रेशन के बढ़ते खतरे को कम करने के लिए हमारी ये पहल काफी कारगर साबित होगी। इस थेरेपी में अलग अलग डोज की खुराक रोगियों को दी जाती है, जिसमें 25 मिलीग्राम डोज, 10 मिलीग्राम और 1 मिलीग्राम डोज को शामिल किया गया है। खुराक की ज्यादा डोज डिप्रेशन से अधिक पीड़ित मरीजों को दी गई, जो खुद को नुकसान पहुंचाने का ख्याल अपने दिमाग में लाते थे। थेरेपी के बाद इन मरीजों में अलग ही व्यवहार देखने को मिला, जो अब खुश मिजाज माहौल का अनुभव कर रहे हैं। ब्यूरो रिपोर्ट, डीडी न्यूज। और आइए अब आगे बढ़ते हैं और अब खबरें देखते हैं सिने जगत से। तो सिनेमा के इस हफ्ते और अगर आज के अंक की बात करें तो हम आपको इमोशन, प्यार और प्रेरणा से भरपूर एक ऐसी फिल्म की कहानी से रूबरू कराएंगे जो आज सिनेमाघरों में रिलीज हो रही है। 4 दोस्तों की कहानी जो दर्शाती है कि किस तरह से शिद्दत से अपने सपनों को पूरा करना चाहिए। फिल्म का नाम है ऊंचाई। आइए देखते हैं ये खास रिपोर्ट। इमोशन, प्यार और प्रेरणा से भरपूर एक ऐसी फिल्म आज सिनेमाघरों में दस्तक दे रही है, जिसमें 4 दोस्तों की कहानी को बेहद ही शानदार तरीके से पेश किया गया है। बात तो दूर हो गई। ध्यान रखना अपना, पहाड़ों में बर्फ होती है, कहीं फिसल बन जाना। पहाड़ों में हमको एवरेस्ट थोड़ा चलने जा रहे हैं। आंटी मेरा मतलब है अब सालों में जीना। अमिताभ बच्चन, अनुपम खेर, बोमन ईरानी और डैनी डेंजोगप्पा की दोस्ती पर आधारित फिल्म ऊंचाई में असंभव से दिखने वाले सपने को पूरा करने की शिद्दत दिखाई गई है। मखमल गालों वाली यमराज वैसे ही मंडरा रहा है कंधे पर। चलो बुला लो तुरंत गला पकड़ने के लिए। सीढ़ी चढ़ नहीं सकते चारों, ऊपर से बोले पहाड़ चढ़ जाओ। ओ केटिको बर्फ बदन है, केटिको सुर्ख अगन है। प्यार से मिलो। जीवन के उतार चढ़ाव और सुख दुख को दर्शाती इस फिल्म में माउंट एवरेस्ट को फतेह करने की जो ललक दर्शाई गई है, वो जीवन को प्रेरणा से भर देती है। The key to an easy trek is a steady trek. चलते रहेंगे तो थकान महसूस नहीं होगी। सूरज बरजात्या द्वारा निर्मित इस पारिवारिक फिल्म में परिणीति चोपड़ा और नीना गुप्ता जैसे दिग्गज कलाकारों ने भी अपने अभिनय का जलवा बिखेरा है। भूपेन का फेवरेट गाना। ब्यूरो रिपोर्ट, डीडी न्यूज। ये जीवन है, इस जीवन का यही है, यही है, यही है रंग रूप। और अब बात एक खूबसूरत पहल की। तो अगर आप किसी घनी आबादी वाले या बड़े शहर में रहते हैं तो आप प्रदूषण की समस्या से दो चार हो रहे होंगे। खासकर बाइक की सवारी करने वाले लोगों को ज्यादा परेशानी होती है। अगर ऐसा है तो आपके लिए डीडी न्यूज पर यह अच्छी खबर है। दिल्ली की एक स्टार्टअप ने इसका उपाय निकाल लिया। शेलियोस टेक्नोलैब्स नामक जो ये कंपनी है, इसने बाइक राइडर्स को प्रदूषण से बचाने के लिए एक खास तरह का हेलमेट तैयार किया है। इसमें बहुत सी खूबियां हैं, तो चलिए देखते हैं इस अनूठे हेलमेट को किस तरह से तैयार किया गया और ये कैसे काम करेगा। प्रदूषण के साथ दौड़ती भागती सड़कों पर बाइक राइडिंग कोई खेल नहीं है। हर पल धुआं, धूल और गर्द, ऊपर से हेलमेट की गर्मी। जहमत तो होती है, लेकिन ये खास हेलमेट 2 व्हीलर सवारों के लिए किसी रहमत से कम नहीं है। इसे पहनकर ना तो गर्दो गुबार का डर और ना ही सांस लेने में परेशानी, बस चलते जाइए। पॉल्यूशन में जाते हैं तो इसमें बिल्कुल भी पता नहीं चलता कि आप पॉल्यूशन के अंदर हैं और बिल्कुल आपको ब्रीथ ऐसा लगता है आप जैसे एज होम आप फील कर रहे हैं बिल्कुल ही, और बिल्कुल कंफर्टेबल है और पॉल्यूशन का बिल्कुल पता नहीं चलता है इसमें कि पॉल्यूशन भी बाहर आउटडोर में आपका बहुत पॉल्यूशन हो। इस खास हेलमेट को तैयार किया है दिल्ली के एक स्टार्टअप शेलियोस टेक्नोलैब्स ने।
PUROS टाइटल वाला ये हेलमेट वायु शुद्ध करने वाले सामान के साथ जुड़ा हुआ है। एक ब्रशलेस DC ब्लोअर फैन, उच्च दक्षता वाले पार्टिकुलेट एयर फिल्टर झिल्ली, इलेक्ट्रॉनिक सर्किट और माइक्रो USB चार्जिंग पोर्ट इस हेलमेट में असेंबल है। हेलमेट के पिछले हिस्से में लगा प्यूरिफायर सिस्टम बाहर से आने वाले सभी पार्टिकुलेट मैटर को पकड़कर बाइकर तक पहुंचने से पहले हवा को साफ कर देता है। इसमें ब्लूटूथ से जुड़ने वाला ऐप भी है जो हेलमेट के गंदा होने पर बाइक सवार को सचेत करता है। दरअसल 2016 की सर्दियों में दिल्ली में एयर क्वालिटी में आई भारी गिरावट को देखते हुए अमित पाठक के जहन में इस तरह का हेलमेट बनाने का ख्याल आया। We've made a smart wearable device. It's an anti-pollution helmet, and it's a air purification system integrated into a two-wheeler rider's helmet. I got sensitized to this problem in 2016 when the pollution in Delhi in the winter months was reported extensively by media, and we got to know about the very bad air quality in Delhi. That's the time when we started developing this product to deliver pure air and protect the bike riders from particulate matter and vehicular emissions. विज्ञान और प्रौद्योगिकी विभाग ने अमित पाठक के इस कदम को सराहा है। ये हेलमेट अब मार्केट में खरीदारों के लिए उपलब्ध है। It's a huge market. You know, in India, on the roads, you've got more than 20 crore two-wheelers, and every year approximately 10% get added. So it's an immense market, and so to get the product right, to be able to service a portion of that market is the immediate objective for us. शेलियोस हेलमेट का वजन 1.5 किलोग्राम है, जबकि मार्केट में इसकी कीमत 4,500 रुपए है। माना ये भी जा रहा है कि ये हेलमेट 80% तक प्रदूषण को रोक पाने में सक्षम है। हेलमेट अगर सुरक्षा के साथ आपको प्रदूषण से बचाने वाला भी हो, तो वास्तव में आपका सफर आसान हो सकता है। ब्यूरो रिपोर्ट, DD न्यूज। और यहाँ वक्त हो गया एक छोटे से ब्रेक का, जल्द लौटते हैं। ब्रेक के बाद सभी का स्वागत। और नया सवेरा में अब बात कर लेते हैं मौसम के मिजाज को लेकर। और इसी के साथ नया सवेरा के इस खास अंक में फिलहाल के लिए इतना ही, लेकिन जाने से पहले आंचल। बिल्कुल, तो आज बॉलीवुड अभिनेत्री माला सिन्हा जी का जन्मदिन है। माला सिन्हा ने कई दशक तक बॉलीवुड इंडस्ट्री पर राज किया और उन्होंने धर्मेंद्र से लेकर देवानंद जैसे सुपरस्टार्स के साथ काफ़ी काम किया और खूब नाम कमाया। तो नया सवेरा के इस अंक में आज इतना ही, और जाने से पहले छोड़ जाते हैं माला सिन्हा पर फिल्माए गए कुछ यादगार नगमों के साथ। मुस्कुराते रहिए, सशक्त रहिए, हमें दीजिए इजाजत। नमस्कार। धड़कन ठहर जा, मिल गई
तेरी उल्फत के बंधने लगे धागे, अल्लाह जाने क्या होगा आगे, ओ मौला जाने क्या होगा आगे। तस्वीर तेरी दिल में जिस दिन से उतारी है, फिरूं तुझे संग लेके नए नए रंग लेके सपनों की महफिल में। मिलती है जिंदगी में मोहब्बत कभी कभी, मिलती है जिंदगी में मोहब्बत कभी कभी, होती है दिलबरों की इनायत कभी कभी। देख तू ना मिला सारी दुनिया मिले भी तो क्या है, देख तू ना मिला मेरा दिल ना खिला। कंकरिया मार के जगाया कल तू